वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स ऑफ इंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। लास्ट वीडियो के अंदर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हॉर्मोन्स होंगे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, कौन से इंटीरियर लोब से रिलीज होंगे, कौन से इंटरमीडिएट से रिलीज होंगे एंड कौन से हॉर्मोन्स पोस्टीरियर लोब से रिलीज होंगे, क्या उनके फंक्शंस होंगे, क्या उनका कंट्रोल होगा और क्या क्या डिसऑर्डर्स कॉज होंगे। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे 7 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। ये 7 के 7 हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। इनका नेचर प्रोटीनियस होता है। वन बाय वन हम इन हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोफिन, इसको क्या बोला जाता है? TSH बोला जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोफिन, ये जो हार्मोन होता है ये कैसा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। ग्लाइकोप्रोटीनियस हार्मोन होता है विद द मोलिकुलर वेट ऑफ 28,000 इसका मोलिकुलर वेट होता है। सिक्रीटेड बाय बेसोफिलिक और बीटा सेल्स ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स को एसिडोफिल्स बोला जाता है, बीटा सेल्स को बेसोफिल्स बोला जाता है। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बीटा सेल से रिलीज होता है। नॉर्मल रेट जो होता है इसका 2 IU पर डे होता है। ये जो IU है इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल यूनिट। कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, इंजाइम्स हो गए, वैक्सीन्स हो गई, उसके लिए IU जो है मेजरिंग यूनिट यूज की जाती है, इंटरनेशनल यूनिट यूज की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फंक्शंस क्या क्या होंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। एंड ट्राई आइडोथायरोनिन यानी कि T3 फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये क्या कर देता है? T4 की, T3 की, यानी कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है ड्यू टू फॉलोइंग मेटाबॉलिक इफेक्ट। कौन कौन से मेटाबॉलिक इफेक्ट हो गए जिसकी वजह से ये सिक्रीशन को इंक्रीज करता है? इंक्रीज द प्रोटियोलिसिस, प्रोटियोलिसिस को इंक्रीज कर देगा ऑफ द थायरोग्लोबुलिन स्टोर्ड इन द थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है, प्रोटियोलिसिस को इंक्रीज कर देगा ऑफ थायरोग्लोबुलिन्स की, और ये जो है ये स्टोर्ड होते हैं थायराइड फॉलिकल्स के अंदर। तो अब ये क्या होंगे? वहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे थायरोक्सिन ब्लड के अंदर, ठीक है, थायरोक्सिन जो है ब्लड के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने थायराइड ग्लैंड के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे थायरोग्लोबुलिन जो होते हैं वहां से ये स्टोर्ड होते हैं और कैसे इनसे थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड पंप, ये भी हमने वहीं पे डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड के केस में। वहां पे क्या होता है? आयोडाइड पंप प्रेजेंट होते हैं और ये आयोडाइड पंप क्या करते हैं? आयोडीन को इनसाइड द सेल पंप करते हैं। इंक्रीज द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर आयोडाइड रेशो अबाउट 8 टाइम नॉर्मल्स। तो ये क्या कर देते हैं? जो भी आयोडाइड का रेशो है उसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर रेशो को। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, यहाँ से आयोडीन आएगा और ये यहाँ पे फॉलिकल्स प्रेजेंट है, तो ये इनके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे जो पंप प्रेजेंट होता है इसको आयोडाइड पंप बोला जाता है। इंक्रीज आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन ऑफ टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। हमने थायराइड ग्लैंड के केस में ये भी देखा था कि थायरोक्सिन कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे टायरोसिन जो होते हैं अमीनो एसिड्स उनकी आयोडीनेशन की जाती है, एंड उस आयोडीनेशन की वजह से क्या होते हैं? ये सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि ये थायरोक्सिन बनते हैं। तो ये जो टायरोसिन है इसकी आयोडीनेशन जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जो थायरोक्सिन एंड T3 हार्मोन्स है वो ज्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ द थायराइड एपिथेलियल सेल्स, एंड इसके अलावा थायराइड एपिथेलियल सेल्स के नंबर एंड साइज को भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये सारे जो चीजें हैं ये क्या करते हैं? ये मेटाबॉलिक इफेक्ट जो होते हैं ये सिक्रीशन जो होती है T3 एंड T4 की उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल कैसे होगा TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कंट्रोल कैसे होगा? तो ये कंट्रोल स्टार्ट होगा हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से।
हाइपोथैलेमस से क्या होगा, अब हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर रिलीज होगा जिसको बोला जाता है TRF, TRH इसको बोला जाता है, यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि यहाँ से क्या हो, TSH रिलीज हो, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड से ये क्या करवाएगा, यहाँ पे थायराइड हार्मोन सीक्रेट कराएगा, जैसे कि T3, T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। ये हार्मोन्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं थायराइड ग्लैंड के केस में। ये थायराइड ग्लैंड से जो रिक्वायर्ड लेवल है इन थायराइड हार्मोन का अगर सीक्रेट हो गया है, तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, अपना नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल दिखाएगी, या तो ये दिखा सकती है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, या तो ये दिखा सकती है हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो ये क्या हो जाएंगे, फर्दर जो भी है TRH या फिर TSH रिलीज होना बंद हो जाएंगे और ये कंट्रोल इस वे में होगा। नेक्स्ट इसके अंदर डिसऑर्डर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अगर इसकी हाइपर एक्टिविटी या फिर हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन हो जाए, तो उन कंडीशंस में कौन कौन से यहाँ पे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर ये ग्लैंड है, इसकी हाइपोफाइसेक्टोमी हो जाए, यानी कि इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए, उस कंडीशन में एट्रोफी हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की। एंड अगर हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाए, यानी कि ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उस कंडीशन में हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाएगा, कंडीशन सिमिलर टू एक्सोप्थैलेमस। एक्सोप्थैलेमस से सिमिलर ही होती है इसकी, जो कि हमने थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रेशन के अंदर डिस्कस की थी। तो इसके अंदर ये कंडीशन यहाँ पे नजर आएगी, ये जो आईज है ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर ब्लक कर जाएंगी, ब्लजिंग आईज प्रेजेंट होंगी। एंड ये नॉर्मल यहाँ पे क्या थी, थायराइड ग्लैंड है, ये एनलार्ज हो गई यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी की वजह से, ये क्या कर गई है, एनलार्ज कर गई है। तो ये दो डिसऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे TSH के हाइपर सिक्रेशन के केस में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट हार्मोन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हार्मोन है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन और ग्रोथ हार्मोन, यानी कि नंबर सेकंड हार्मोन ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस, दैट इज सोमैटोट्रोफिक हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन और ग्रोथ हार्मोन। तो अगर इस हार्मोन की बात करें, तो ये भी अगेन क्या होगा, प्रोटीनियस हार्मोन होगा, प्रोटीनियस नेचर का हार्मोन होगा। 191 अमीनो एसिड्स का ये बना होता है, ठीक है, 191 अमीनो एसिड्स का बना होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 22,000 होता है। secreted by acidophils और अल्फा सेल्स ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस की अल्फा सेल्स और एसिडोफिल से ये सीक्रेट होता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें कि कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करता है, वैरायटी ऑफ फंक्शन होते हैं इसके अंदर। सबसे फर्स्ट अगर इंपॉर्टेंट हम बात करें, कलेक्टिवली बात करें, तो ये प्रमोट करता है, प्रमोट ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ प्रमोट होती है वो डिफरेंट एक तरह से हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज की वजह से प्रमोट की जाती है। तो उसके अंदर हम देखें अगर फंक्शंस कौन से होंगे, तो ये प्रमोट कर सकता है ग्रोथ को। अगर हम इसके अंदर देखें ग्रोथ को कैसे कैसे प्रमोट करेगा, तो सबसे फर्स्ट ये क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कर देगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस को जब ये प्रमोट करेगा, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसपोर्ट है अमीनो एसिड्स का, इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, अब इस कंडीशन के बाद RNA ट्रांसलेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, RNA ट्रांसलेशन, इंक्रीज RNA ट्रांसलेशन। एंड इसके रिजल्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा प्रोटीन ब्रेकडाउन यहाँ पे कम हो जाएगा।
प्रोटीन ब्रेकडाउन रिड्यूस हो गया। अब प्रोटीन ब्रेकडाउन रिड्यूस हुआ है, कैसे रिड्यूस होगा ये? बाय मोबिलाइजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड्स की लार्ज क्वांटिटीज यहाँ पे बन जाएंगी। तो ये होता है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के केस में। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अमीनो एसिड्स का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए ट्रांसलेशन इंक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा एंड यहाँ पे साथ में क्या होगा? फ्री फैटी एसिड्स की लार्ज क्वांटिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर और क्या होगा? सेकंड इसके अंदर होता है प्रमोट लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज के अंदर अगर लिपोलाइसिस इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? लिपोलाइसिस के अंदर क्या होता है? जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स लाइपेजेस एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरोल्स के अंदर ब्रेक होंगे एंड ये फैटी एसिड क्या करेगा? ये फर्दर एसिटाइल कोए फॉर्म करेगा, एसिटाइल कोए, एंड ये एसिटाइल कोए क्या किया जाएगा? यूज्ड एज एनर्जी सोर्स की तरह ये यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है यहाँ पे लिपोलाइसिस के थ्रू। इसके अलावा ये जो ग्लूकोज का यूज है उसको भी डिक्रीज कर सकता है। जो हमारा हार्मोन है एसटीएच, यानी कि सोमेटोट्रोफिक हार्मोन है, एसटीएच अब क्या करेगा? ये डिक्रीज कर सकता है यूज ऑफ ग्लूकोज के यूज को ये डिक्रीज कर देगा। अब ग्लूकोज का यूज अगर डिक्रीज हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगी? ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड इस ब्लड शुगर कितनी इंक्रीज हो जाएगी? ये 50 to 100% तक इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अब ये ब्लड शुगर इंक्रीज हो गई, इसकी वजह से ये डिसऑर्डर फॉर्म करती है जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी डायबिटीज। ठीक है, पिट्यूटरी डायबिटीज ये फॉर्म कर सकती है और इसलिए इस सारे इफेक्ट को, यानी कि जो ये ग्लूकोज का यूज कम हुआ है, इसको बोला जाता है डायबिटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट इसको बोला जाता है। अब ये ब्लड शुगर इंक्रीज हो गया था, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन सिक्रीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और ये इंसुलिन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को, जो ये ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसको क्या कर देगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट कर देगा लीवर सेल्स के अंदर। इन लीवर सेल्स के अंदर ये स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वे में भी क्या करता है? ये प्रमोट करता है ग्रोथ को। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट नंबर 4, अगर हम नेक्स्ट देखें इसके अंदर ये और क्या कर सकता है? एसटीएच जो है, एसटीएच सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, ये ग्रोथ को इंक्रीज कर सकता है। कैसे? एसटीएच इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे कि यहाँ पे ओस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होंगी, साथ में जैसे कि कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती है, कार्टिलेज फॉर्म करेगी। इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोटीन डिपोजिशन स्टार्ट होना इंक्रीज हो जाएगा। प्रोटीन डिपोजिशन इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोटीन डिपोजिशन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है, इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ कार्टिलेजेस एंड बोन्स। ठीक है, कार्टिलेजेस एंड बोन्स की ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी एंड इसके रिजल्ट में जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है उनकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर उनकी ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिवेशन हो जाएगी। तो इस वे में भी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ये प्रमोट करते हैं साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स को।
ठीक है, ये प्रमोट करते हैं साइज एंड जो सेल्स का नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं। साइज कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय प्रोटीन सिंथेसिस, बाय प्रोटीन सिंथेसिस। एंड नंबर कैसे इंक्रीज करेंगे? ये सेल डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू क्या कर लेंगे? नंबर इंक्रीज कर लेंगे। तो ये फंक्शंस होते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन के। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि इसका कंट्रोल कैसे होगा, कि कैसे ये कंट्रोल किया जाता है और क्या क्या इसके डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वेरी फर्स्ट अगर इसके कंट्रोल की हम बात करें तो ये जो एसटीएच का कंट्रोल है ये किया जाता है सोमेटोस्टैटिन के थ्रू। ये जो सोमेटोस्टैटिन होता है इसके अंदर दो हार्मोन होते हैं। एक तो इसके अंदर होता है GHRH एंड एक होता है GHIH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ये दो हार्मोन होते हैं यहाँ पे जो इसको क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे या तो इसको रिलीज करने में हेल्प करेंगे। तो इनके थ्रू इसका कंट्रोल किया जाता है एसटीएच का। नेक्स्ट है इसके डिसऑर्डर्स क्या क्या होंगे। डिसऑर्डर्स के अंदर अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट है ड्वार्फिज्म। ठीक है, वेरी फर्स्ट ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म के अंदर क्या क्या होगा? अब यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड बाय रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे रिटार्ड कर दी जाएगी। अफेक्टेड पर्सन इज कॉल्ड ड्वार्फ और मिड गैट उसको बोला जाएगा। एंड ड्वार्फिज्म जो है दो टाइप का होता है। लॉरेंट टाइप जिसके अंदर इंडिविजुअल ड्वार्फ तो होता है बट हैज अ ग्रेसफुल अपीयरेंस एंड नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, जैसे कि ये केस हो गया यहाँ पे लॉरेंट टाइप का। सेकेंड होता है फ्रोलिच टाइप जिसके अंदर इंडिविजुअल स्टंट होता है एंड इडियोटिक होता है विद लेट पुबर्टी। ठीक है, पुबर्टी भी इसकी लेट होती है, स्टंट ग्रोथ होती है एंड इडियोटिक लुक उसका होता है। तो ये होता है ड्वार्फिज्म के अंदर। नेक्स्ट है गिग्नेटिज्म। गिग्नेटिज्म के अंदर क्या होगा? अब अकर्स ड्यू टू ओवर सीक्रेशन ऑफ एसटीएच बिफोर एडोलसेंस। बिफोर एडोलसेंस जो है एसटीएच का सीक्रेशन ज्यादा अगर हो जाता है तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू फास्टर ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग द बोन्स एंड पर्सन इज वेल प्रोपोर्शनेट। इसके अंदर जो पर्सन होगा वो वेल प्रोपोर्शनेट होगा, यानी कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसके लिम्स होंगे, उसका फेस होगा, उसका हेड होगा उसी हाइट का या फिर उसी एक तरह से हम बोल सकते हैं उसी मेजरमेंट का होगा। लाइक ये नॉर्मल है और ये इसके अंदर क्या हो गया है? यहाँ पे गिग्नेटिज्म हो गया है। इसके अलावा इनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया का मीनिंग है हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा। फुल ब्लोन डायबिटीज मेलिटस हो सकता है ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स की अगर डीजनरेशन यहाँ पे हो जाती है तो इसकी वजह से फुल ब्लोन डायबिटीज मेलिटस यहाँ पे कोज हो जाता है। फेस यहाँ पे लार्ज हो जाता है, लिम्स लॉन्ग हो जाते हैं, हैंड्स भी लॉन्ग हो जाएंगे, फीट इनॉर्मस हो जाएंगे। ठीक है, फेस यहाँ पे लार्ज हो जाएगा, लिम्स आर लॉन्ग, हैंड्स एंड फीट्स आर इनॉर्मस हो जाएंगे। तो ये कंडीशन गिग्नेटिज्म के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली के अंदर क्या होगा? अब यहाँ पे अकर्स ड्यू टू ओवर सीक्रेशन ऑफ एसटीएच आफ्टर एडोलसेंस। आफ्टर एडोलसेंस अगर इंक्रीज हो जाता है ओवर सीक्रेशन उस वजह से गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाएगी ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन बोन्स ऑफ द हैंड्स, फीट, क्रेनियम, नोज, सुप्राऑर्बिटल रिजिस, लोअर जा बोन्स, मोलर बोन्स एक्सेट्रा। इन सब की क्या हो जाएगी? यहाँ पे एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगी, बोन्स के अंदर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस यहाँ पे नजर आएगी। बॉडी पार्ट्स अनप्रपोर्शनेट होंगे, यानी कि हाथ किसी का बड़ा हो गया, कोई लेग छोटी हो गई, फेस जो है बड़ा हो गया, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? अनप्रपोर्शनेट हो जाएगी। यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे नजर आती है। ये नॉर्मल था और ये फेस क्या हो गया? यहाँ पे एनलार्ज हो गया है ड्यू टू एक्रोमेगली। नेक्स्ट है एक्रोमिक्रिया। एक्रोमिक्रिया के अंदर क्या होगा? अब यहाँ पे अकर्स ड्यू टू ओवर सीक्रेशन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ मिड गैट कंडीशन, यानी कि ड्वार्फिज्म और मिडगेट कंडीशन डेवलप होने के बाद इसकी डेवलपमेंट होती है। इसके अंदर क्या होगा? अनप्रपोर्शनेट बॉडी हो जाती है, स्मॉल डेलिकेट एंड फ्रिजाइल बोन्स हो जाती है। ये कंडीशन ऐसी नजर आती है यहाँ पे।
डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एजिंग, और इसकी वजह से एजिंग भी हो जाती है। एंड हाइपोसिक्रेशन अगर हो एसटीएच का अडल्ट के अंदर लीड्स टू सिमोन्स सिंड्रोम। सिमोन्स सिंड्रोम लीड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गोनेड्स की एट्रोफी हो जाएगी, जेनिटिलिया की एट्रोफी हो जाएगी, ब्रेस्ट की एट्रोफी हो जाएगी, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स लॉस हो जाएंगे। तो ये सारी कंडीशन सिमोन्स सिंड्रोम के अंदर नजर आती है। हार्मोन ACTH जिसको हम बोलते हैं, और इसको कोर्टिकोट्रोफिन भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि 39 अमीनो एसिड्स का बना होता है। इसका मोलिकुलर वेट 4500 होता है। सिक्रीटेड बाय एसिडोफिल्स और अल्फा सेल्स ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस की अल्फा सेल्स और एसिडोफिल सेल से ये सिक्रीट किया जाता है ACTH। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करेगा ACTH? तो कौन कौन से फंक्शंस होंगे जो कि ACTH परफॉर्म करेगा? ACTH जो है कोर्टिकोइड्स की स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट करता है, कोर्टिकोइड्स के रिलीज को स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो ये क्या करेगा, बेसिकली कोर्टिकोइड्स के स्टिमुलेशन को क्या करेगा, इन्हांस करेगा या फिर उनको इंक्रीज करेगा। कोर्टिकोइड्स कहाँ से रिलीज होंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जिसके अंदर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला के हॉर्मोन्स डिस्कस किए थे। और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स में से भी जो जोना फेसिकुलेटा रीजन होता है, वहां से कोर्टिकोइड्स रिलीज होंगे। एंड इसके अलावा जो सेक्स एंड्रोजन्स होंगे या फिर सेक्स कोर्टिकोइड्स होंगे एंड एल्डोस्टेरोन हो गए, उनको भी ये स्टिमुलेट करेगा कि उनको भी ये रिलीज करने में हेल्प करेगा। तो ये इसका फंक्शन होता है ACTH का। नेक्स्ट है इसका कंट्रोल क्या होगा ACTH का। तो अगर इसके कंट्रोल की बात करें तो जो ACTH है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फैक्टर जो होता है इसका, ये होता है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर CRF, यानी कि कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये होता है जो ये कहाँ से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। एंड ये क्या करेगा, इसको ACTH को कंट्रोल करके रखेगा CRF और कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इससे कौन कौन से डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं जब इसकी डेफिशिएंसी, या फिर हम बोल सकते हैं इसका हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन हो जाए। तो डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे फर्स्ट अगर हम देखें कि इसकी हाइपोफाइसेक्टोमी हो जाए। ठीक है, वेरी फर्स्ट इसकी अगर हाइपोफाइसेक्टोमी हो जाए, यानी कि सर्जिकली इस जो ये हार्मोन, जो ये ग्लैंड है, उसको रिमूव कर दिया जाए। लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ ACTH की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से कुछ कंडीशंस रिजल्ट इन द कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर एडिशंस डिजीज कोज हो सकती है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, ये एडिशन डिजीज होगी, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इसके अंदर ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन हो जाएगी, स्किन को हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, एंड जो बॉडी हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसके डिसऑर्डर्स होते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी की वजह से। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हार्मोन अगर हम देखें तो नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन और मेमोट्रोफिन, या फिर इसको ग्लैक्टिन बोला जाता है। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये प्रोटीनियस हार्मोन होता है जो कि 205 अमीनो एसिड्स का बना होता है, और इसका मोलिकुलर वेट 25 to 30,000 होता है। सिक्रीटेड बाय अल्फा और एसिडोफिल सेल्स ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस की अल्फा सेल से ये सिक्रीट होता है, या फिर एसिडोफिल सेल से ये सिक्रीट होता है। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ प्रोलैक्टिन। लैक्टोजेनिक हार्मोन वाज कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड,
मेमोरी ग्लैंड्स की जो प्रोलिफरेशन है उसको ये स्टिमुलेट करता है, एंड मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी। एंड इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 5th वीक जो होगा प्रेगनेंसी से वहां से राइज करना स्टार्ट कर देगी, एंड ये हाई हो जाएगी एज 10 टाइम्स तक। ठीक है, नॉर्मल से 10 टाइम्स तक हाई हो जाएगी एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूशन। एंड फिर क्या हो जाएगी, जो डिलीवरी है उसके कुछ वीक्स बाद, फ्यू वीक्स बाद क्या हो जाएगी, इसका लेवल जो है वो फॉल ऑफ करना स्टार्ट हो जाएगा, ये वापिस से नॉर्मल लेवल की तरफ फॉल ऑफ करने लग जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। बर्ड्स के अंदर लाइक पीजन एंड डव के अंदर इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पीजन मिल्क। पीजन मिल्क की फॉर्मेशन करती है क्रोप ग्लैंड के अंदर और मदर बर्ड जो फीड नेस्लिंग्स। जो नेस्लिंग्स होंगे इनके, वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या किया जाएगा, इस पीजन मिल्क के थ्रू फीड करवाया जाएगा। एंड ये पीजन मिल्क जो है क्रोप ग्लैंड जो होती है मदर बर्ड की, उसके अंदर से रिलीज होंगे। स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन का स्टिमुलेशन है उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है इसका कंट्रोल क्या होगा, तो कंट्रोल के लिए इसके जो प्रोलैक्टिन का कंट्रोल है ये होता है दो फैक्टर्स की वजह से, जो कि हाइपोथैलेमस से आएंगे। हाइपोथैलेमस से आएंगे दो फैक्टर, एंड इन दो फैक्टर्स में से एक होगा PIF एंड एक होगा यहाँ पे PRF। PIF क्या होगा यहाँ पे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, एंड R है यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। तो एक इनहिबिटरी फैक्टर है, एक रिलीजिंग फैक्टर है। नॉर्मल कंडीशन में या फिर मेल्स के अंदर या फिर जो फीमेल्स होंगी उनके अंदर क्या होगा, यानी कि नॉन लैक्टिंग फीमेल्स होंगे एंड मेल्स होंगे, उनके अंदर PIF डोमिनेट करेगा। ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है ये डोमिनेट करेगा। लेकिन जो लैक्टेटिंग वुमेन होंगी उनके अंदर क्या होगा, ये PRF यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर डोमिनेट करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए। क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है उसके फंक्शंस हमने देखे थे, वो मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन में एंड मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये इसका कंट्रोल होता है जो कि दो फैक्टर्स के थ्रू होता है, PIF एंड PRF। नेक्स्ट अगर हम देखें डिसऑर्डर्स कौन कौन से होंगे इससे, तो डिसऑर्डर्स के अंदर इसके अंदर हो सकता है हाइपोफाइसेक्टोमी, यानी कि सर्जिकली अगर इसको रिमूव कर दें, लीड्स टू स्टॉपेज ऑफ मिल्क सिक्रेशन इन लैक्टेटिंग वुमेन। लैक्टेटिंग वुमेन्स के अंदर मिल्क सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, वहां से बंद कर दिया जाएगा हाइपोफाइसेक्टोमी की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन को अगर हम देखें, नेक्स्ट है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन और GTS और गोनेडोट्रोफिन्स बोला जाता है इसको। इसके अंदर दो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, सिक्रेटेड बाय बेसोफिल्स और बीटा सेल्स ऑफ जो होती है एडिनोहाइपोफाइसिस की, वहां से ये सिक्रेट किया जाएगा। रेगुलेट द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ गोनेड्स की फंक्शनिंग एंड उनकी जो ग्रोथ है उसको ये रेगुलेट करके रखेगा। ये काम होता है इस गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का। तो ये इसके अंदर दो हार्मोन्स थे, दो में से कौन कौन से होंगे, फर्स्ट है FSH दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ग्लाइकोप्रोटीनियस हार्मोन होता है, एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये वैरी करता है 30,000 to 67,000 तक, एंड ये रिपोर्ट किया जाता है मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ही, दोनों सेक्सेस के अंदर ये रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शंस के अंदर हम देखें, FSH को कॉमनली गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन बोला जाता है। गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन, इसको गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स गैमेटोजेनेसिस इन बोथ द सेक्सेस। गैमेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ये कंट्रोल करता है, एंड इस गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा एंड फीमेल्स के अंदर
oogenesis होगा। तो ये दोनों ही गैमेटोजेनेसिस को क्या करके रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा। मेल्स के अंदर अब क्या होगा, मेल्स के अंदर एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि ये वेरियस टाइप ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंसेस को सिक्रीट करें एंड स्पर्मायोजेनेसिस को प्रमोट करें। स्पर्मायोजेनेसिस क्या प्रोसेस होती है, जो स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं उन स्पर्मेटोजोआ से मेच्योर स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है इसको स्पर्मायोजेनेसिस बोला जाता है। तो इसमें ये एफएसएच क्या करता है, हेल्प करता है। एंड फीमेल्स के अंदर क्या होगा, एफएसएच प्रमोट्स द मेच्योरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी इनटू ग्राफियन फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे ओवरी के, उनको ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर मेच्योर होने के लिए एफएसएच जो है प्रमोट करेगा। इसके अलावा एफएसएच क्या करता है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स। एंड ये जो फॉलिकुलर सेल्स थे इनसे ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन को सिक्रीशन करने के लिए स्टिमुलेट करेगा ग्राफियन फॉलिकल से। ये यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन गए एंड इन ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है सिक्रीट होगा। एंड ये एस्ट्रोजन किसकी हेल्प से सिक्रीट होगा, इस एफएसएच की हेल्प से। ठीक है, ये एफएसएच क्या करेगा, प्रमोट करेगा इसको, इसकी स्टिमुलेशन को सिक्रीट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इसका कंट्रोल क्या होगा। अगर कंट्रोल की बात करें तो एफएसएच जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये रेगुलेट किया जाता है एफएसएच आरएफ फैक्टर होता है ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर होता है जो क्या करेगा, इसको फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करके रखेगा कि इनफ अगर इसका सिक्रेशन हो गया है तो ये आगे क्या कर देगा, सिक्रेशन को बंद कर देगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इस। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है कि ग्लाइकोप्रोटीनेस हार्मोन होता है जो कि 26 to 30,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। गोनाडोट्रोफिन होता है फीमेल्स का, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मेल्स के अंदर नहीं मिलता, ये मेल्स के अंदर भी रिपोर्ट किया गया है। फंक्शंस अगर हम इसके देखें, स्टिमुलेट ओव्यूलेशन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स से ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करेगा। एंड ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स से ओव्यूलेशन के बाद में यहाँ पे ओवम रिलीज हो जाएगा, तो ये जो रिमेनिंग यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स बचेगी। पहले क्या था, प्राइमरी फॉलिकल्स थे। ठीक है, फर्स्टली प्राइमरी फॉलिकल्स थे, इन प्राइमरी फॉलिकल्स से ग्राफियन फॉलिकल्स बने, इनसे ग्राफियन फॉलिकल्स बने। एंड अब इन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। एंड ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, एग यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बच जाएगी, ग्रैनुलोसा सेल्स बच जाएंगी। ठीक है, एंड ये ग्रैनुलोसा सेल्स क्या है, ये ट्रांसफॉर्म कर दी जाएंगी कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ये कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर एक येलो कलर्ड की एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ ल्यूटिनाइजेशन। एंड अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये स्टिमुलेट की जाएगी कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करे एक स्टीरॉयड हार्मोन को जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, कि प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करे। इन मेल के अंदर जो LH है ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, जो इंटरस्टिशियल्स और लेडिंग सेल्स जो होंगी टेस्टिस की, वहां से ये स्टिमुलेट करता है कि टेस्टोस्टेरोन वहां से सिक्रीट हो मेल्स के अंदर। तो ये हो गया यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका कंट्रोल क्या होगा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एडिनोहाइपोफाइसिस का, ये रेगुलेट किया जाता है LHRF ऑफ हाइपोथैलेमस की वजह से। यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है हाइपोथैलेमस का, ये इसको कंट्रोल करके रखेगा। नेक्स्ट हार्मोन है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज ICSH। ICSH भी क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीनियस गोनाडोट्रोफिन होता है ऑफ ओनली मेल, तो इसको बोला जाता है मेल गोनाडोट्रोफिन। जैसे LH था फीमेल गोनाडोट्रोफिन, वैसे ही मेल गोनाडोट्रोफिन क्या है, ICSH, सिक्रेटेड बाय बेसोफिल्स ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस की जो बीटा सेल्स और बेसोफिल्स होते हैं वहां से ये सिक्रीट किया जाता है। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करेगा ये,
फंक्शंस के अंदर स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रीट मेल हार्मोन जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। एंड ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करके रखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका कंट्रोल क्या होगा, आईसीएच सीक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय ICSHRF, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस, इसकी वजह से ये क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। which in turn is affected by testosterone level of blood plasma by feedback mechanism। और कंट्रोल में भी क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये कंट्रोल किया जाएगा कि ब्लड के अंदर अगर इसका रिक्वायर्ड लेवल बन गया है तो अब इसको फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस को स्टॉप कर दिया जाएगा कि वो और ज्यादा ICSH सीक्रेट ना करे। तो ये इसका कंट्रोल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम यहां तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के 7 हॉर्मोन्स। ठीक है, 7 हॉर्मोन्स है एडिनो हाइपोफाइसिस के, वो यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स ऑफ द मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी। मिड लोब जो होता है पिट्यूटरी का, वहां से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, इसको पार्स इंटरमीडिया और इंटरमीडिएट और मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी बोला जाता है। सीक्रेट ओनली वन हार्मोन, एक हार्मोन ही सीक्रेट होता है जिसको बोला जाता है कॉल्ड मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां से सीक्रेट होता है मिडल लोब से। ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि 13 और 18 अमीनो एसिड्स का बना होता है एंड ये मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट किया जाता है, विच इज अ लार्ज साइज इन फिशेस एंड एम्फीबियंस एंड मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स। फिश के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर एंड मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स के अंदर ये जो लोब है ये क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। तो ये हो गया यहाँ पे मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके फंक्शंस क्या होंगे, स्टिमुलेट मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट सेल्स होती है स्किन की, उनको स्टिमुलेट करता है टू सिंथेसाइज एंड डिस्पर्स द ब्लैकिश ब्राउन पिगमेंट जिसको मिलेनिन बोलते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज करेगा और उसको डिस्पर्स कर देगा ब्लैकिश ब्राउन पिगमेंट मिलेनिन को। कंट्रोल द स्किन कलरेशन एंड डार्कनिंग, एंड ये मिलेनिन क्या करता है, स्किन कलरेशन को एंड डार्कनिंग को कंट्रोल करके रखता है। एंड इसका कंट्रोल क्या होता है, मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय MSHRF एंड MIF। ठीक है, यानी कि मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एंड ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलेनोफोर इनहिबिटिंग फैक्टर। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे इन रिस्पॉन्स टू अमाउंट ऑफ लाइट और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लाइट की वजह से ये क्या किए जाएंगे, स्टिमुलेट किए जाएंगे या फिर इनहिबिट किए जाएंगे। हाइपोथैलेमस इनका कंट्रोल करेगा थ्रू MSHRF एंड MIF के थ्रू। तो ये इसका कंट्रोल होता है MSH का, मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ये हो गया, एक ही हार्मोन होता है इंटरमीडिएट और जो मिडल लोब होता है पिट्यूटरी का। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस से कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे। तो सबसे फर्स्ट हार्मोन है यहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन। ये हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो ये जो हार्मोन होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि 9 अमीनो एसिड्स का बना होता है एंड सिक्रेटेड बाय न्यूरॉन्स ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होते हैं हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस के जो है 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इन 2 में से एक होता है सुप्रा ऑप्टिक एंड एक होता है पेरीवेंट्रिकुलर, जो पहले भी हमने देखे हैं पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो इसमें से जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, वहां से ये क्या किया जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ADH हार्मोन सीक्रेट किया जाता है एंड स्टोर्ड इन द एंड नोब्स ऑफ द एक्सोन्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस की जो एक्सोन एंड्स प्रेजेंट है, एंड नोब्स प्रेजेंट है उन एक्सोन्स की, वहां पे ये स्टोर किया जाएगा।
लार्ज साइज का होता है डेजर्ट एनिमल्स के अंदर, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच हार्मोन का काम है वाटर रिटेंशन का। एंड डेजर्ट के अंदर मैमल्स जो होते हैं वहां पे वाटर की तो डेफिशिएंसी होती है, तो वाटर को उनको मैक्सिमली रिटेन करना होता है, तो उनके अंदर क्या होता है लार्ज साइज का ये जो है प्रेजेंट होती है। इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ वॉल ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डीसीटी। डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होंगे उनकी वॉल की जो परमेबिलिटी है वाटर के लिए, रीनल ट्यूब्यूल के डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की परमेबिलिटी वाटर के लिए ये इंक्रीज कर देंगे, और जिसकी वजह से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड इस कंडीशन में सारा का सारा वाटर या फिर मैक्सिमम वाटर का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट यहाँ से रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो रिड्यूस यूरिन आउटपुट। तो इस वे में ये ओस्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल करके रखता है, बॉडी का ओस्मो रेगुलेशन भी ये कंट्रोल करके रखेगा। कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल की जो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको भी ये क्या करके रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा, इसलिए इसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बोला जाता है। एंड एक्सर्ट प्रेशर इफेक्ट टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एंड साथ में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन बोला जाता है। कंट्रोल क्या होगा, एडीएच जो है इसकी सिक्रीशन डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम की वजह से जो है इसकी सिक्रीशन की जाएगी। डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम कब होगी, जब वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाए, कम हो जाए फ्लूइड्स के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होंगे ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एंड साथ में ये डीसीटी से, रीनल ट्यूब्यूल के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से डीसीटी से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर का वो इंक्रीज कर देंगे, ताकि वापिस से जो फ्लूइड की या फिर जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाए वहां पे मेंटेन हो जाए, एंड जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुई थी वो भी क्या हो जाए वहां पे मेंटेन हो जाए, वापिस से वो भी क्या कर दी जाए नॉर्मल लेवल की कर दी जाए। डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं एडीएच की वजह से, तो डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे हो सकता है, या तो डिसऑर्डर्स के अंदर एडीएच क्या करता है, अगर इसका अंडर सिक्रीशन हो जाए एडीएच का अगर अंडर सिक्रीशन हो जाए यानी कि एडीएच कम सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाए, उस कंडीशन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एंड या फिर जो रीनल ट्यूब्यूल है उनसे, जिसकी वजह से एक कंडीशन कोज होती है जिसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस कोज कर देता है ये, जिसकी वजह से यहाँ पे डायरेसिस हो जाता है, डायरेसिस हो जाता है यानी कि 10 लीटर्स ऑफ यूरिन आउटपुट पर डे। जैसे कि ये किसकी वजह से होता है, और ये या फिर ये कंडीशन कोज कर सकता है पॉलीडाइप्सिया। पॉलीडाइप्सिया के अंदर क्या होता है, थ्रस्ट इंक्रीज हो जाती है, उसको जल्दी जल्दी प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो यूरिन होगा उसके अंदर कोई शुगर प्रेजेंट नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, जो यूरिन होगा इसके अंदर कोई शुगर प्रेजेंट नहीं होगी। एंड जो एडीएच सिक्रीशन है, ये एडीएच सिक्रीशन किसकी वजह से होता है, ये मेनली होता है कोई अगर पर्सन है जो अल्कोहलिक है उसकी वजह से, अल्कोहलिक होने की वजह से उसके जो एडीएच रिसेप्टर्स हैं या फिर जो एडीएच का सिक्रीशन है, स्पेसिफिकली हम बोलेंगे एडीएच का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अल्कोहलिक पर्सन के अंदर। तो ये होता है यहाँ पे इसके डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, ये भी 9 अमीनो एसिड्स का बना होता है, सिक्रेटेड बाय न्यूमरस न्यूरॉन्स ऑफ द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। जैसे हमने देखा था एडीएच क्या है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज हो रहा था, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज होगा हाइपोथैलेमस के, एंड ये भी स्टोर्ड किया जाएगा एंड नोब्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो एंड नोब्स प्रेजेंट होंगे एक्सोन्स के, उनके अंदर ये स्टोर कर दिया जाएगा। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करेगा ये, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स बाय यूट्रस। यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा ड्यूरिंग पार्ट्यूशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। इसकी जो सिक्रीशन है वो ज्यादा होती है जेस्टेशन पीरियड के अंदर। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड के अंदर इसकी जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाती है।
stimulate the contraction of smooth muscles surrounding the alveoli of the mammary gland, and mammary gland के अराउंड जो alveoli present होंगी उनकी भी ये क्या कर देगा, जो स्मूथ मसल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्शन में भी स्टिमुलेशन करेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा। मिल्क इजेक्शन और मिल्क लेट डाउन इसको हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, इन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसकी वजह से मिल्क का इजेक्शन होगा और इसलिए इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोला जाता है। इस इफेक्ट को ग्लैक्टोजेनिक इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये जो इफेक्ट इसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होगा मिल्क इजेक्शन और मिल्क लेट डाउन हार्मोन की वजह से, तो इसको ग्लैक्टोजेनिक इफेक्ट बोला जाता है। कंट्रोल्स द एस्पिरेटरी एक्शंस ऑफ द यूट्रस ऑन सीमन, सो प्रमोटिंग द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जो यूट्रस का एस्पिरेटरी एक्शन होगा उसको भी ये इंक्रीज कर देता है, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये फंक्शंस है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। ये फर्स्ट तो क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी करने में हेल्प करेगा, एंड जेस्टेशन पीरियड के अंदर ज्यादा सीक्रेट होता है, मिल्क लेट डाउन और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, एंड एस्पिरेटरी कंट्रोल जो होता है यूट्रस का सीमेन के ऊपर उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें तो इसका जो ऑक्सीटोसिन है इसका कंट्रोल जो है, इसका सिक्रीशन जो है कंट्रोल किया जाता है कोपुलेटरी एक्ट की वजह से, या फिर यूट्रस की वाइडनिंग, या फिर सकलिंग ऑफ निपल्स बाय इन्फेंट्स। इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का कंट्रोल किया जाता है। तो ये यहाँ तक हो गई है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसके अंदर 7 हार्मोन्स देखे थे, एंड मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसके अंदर एक ही हार्मोन था, एंड इसके बाद था नेक्स्ट यहाँ पे हमने पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखे, जिसके अंदर 2 हार्मोन्स थे जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन थे। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।